तो एक बार फिर आप सभी का यूपीएससी प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज 2023 में स्वागत है। आज मॉडर्न हिस्ट्री का टेस्ट नंबर 12 है और टेस्ट नंबर 3 में हम लोग देख रहे हैं असहयोग आंदोलन और सविनय अवज्ञा आंदोलन के चरण, सविनय अवज्ञा आंदोलन, अन्य महत्वपूर्ण विषय जो 1939 से 1947 के बीच जो घटे हैं। और इसमें आज पार्ट 2 है, क्वेश्चन नंबर 21 से 40 तक देखेंगे। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, इसको आप स्कैन कर सकते हैं या फिर स्टडी ऑन आईएएस नाम से जो है चैनल को सर्च कर सकते हैं, जिस पे आपको क्लासेस की अपडेट और 100 क्वेश्चन कंप्लीट होने के बाद जो है हिंदी और इंग्लिश में सेपरेट आपको एनालिसिस के साथ पूरा वीडियो आपको पीडीएफ आपको मिलता है। क्लासेस से जो भी इंफॉर्मेशन होगी वो भी टेलीग्राम पर मिलेगा और यूट्यूब के कम्युनिटी बॉक्स में आप देख सकते हैं। इसके अलावा डेली 3 बजे क्लासेस होती हैं, सेक्शनल टेस्ट चल रहे हैं, फुल लेंथ की टेस्ट सीरीज चल रही है और इकोनॉमिक सर्वे के 4 चैप्टर के टेस्ट हो चुके हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 को देखते हैं पार्ट 2 में। इसमें क्या पूछा है, 1929 के कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा कथन सही है। ऑप्शन 1, इस सत्र में नेहरू रिपोर्ट किस सर्वसम्मत स्वीकृत देखी गई थी। ऑप्शन 2, इसी अधिवेशन में पूर्ण स्वराज के प्रस्ताव को पारित किया गया था। तो आपको बताना है कि 1929 में जो कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन हुआ था उसमें से इन दोनों में से कौन सा कथन सही है। अगर ऑप्शन 1 की बात करेंगे तो ऑप्शन 1 जो है गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि दिसंबर 1928 में कांग्रेस का जो कलकत्ता अधिवेशन हुआ था उसमें जो है नेहरू की रिपोर्ट को मंजूरी दी गई थी और सर्वसम्मत से स्वीकृत देखी गई थी। तो इस प्रकार जो है इसमें ऑप्शन 1 जो है गलत है। ऑप्शन 2 की बात करें तो ऑप्शन 2 सही है, यानी 1929 के कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में आयोजित किया गया था। इस अधिवेशन ने पूर्ण स्वराज या पूर्ण स्वतंत्रता की मांग को औपचारिक रूप जो है दिया था। तो इस प्रकार इसमें देखेंगे कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन 2 सही है। क्वेश्चन नंबर 22 की बात करते हैं। 22 में क्या है, द्वितीय विश्व युद्ध से पहले और उसके दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का रुख के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा कथन सही है। ऑप्शन 1 की बात करें, इसने युद्ध में ब्रिटेन का समर्थन किया क्योंकि भारत ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा था। ऑप्शन 2, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने स्वतंत्र भारत के राजनीतिक ढांचे को निर्धारित करने के लिए एक संविधान सभा बुलाई जाने पर सहयोग करने की पेशकश की। ऑप्शन 3, केंद्र में एक जिम्मेदार सरकार की स्थापना होनी चाहिए। तो आपको ध्यान रखना है ये किसके संबंध में पूछ रहा है, द्वितीय विश्व युद्ध से पहले और उसके दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के रुख के बारे में तीनों कथनों में बताना है कौन सा कथन सही है, जो तीनों ऑप्शन दिए गए हैं। तो 1 सितंबर 1939 को जर्मनी ने पोलैंड पर हमला किया। इस मामले के साथ द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ, जो आपको सबको इसके बारे में पता होगा। 1939 का दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में गांधी जी की भूमिका के साथ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ भारत की स्थिति बदल गई। यानी जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने युद्ध में अंग्रेजों का समर्थन इस आधार पर किया कि भारत ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा था और एक अस्पष्ट धारणा थी कि युद्ध में ब्रिटिश सरकार का समर्थन करने का पुरस्कार युद्ध के बाद भारत की स्वतंत्रता होगी। इस प्रकार देखेंगे ऑप्शन 1 सही है। ऑप्शन 2 की बात करें तो ऑप्शन 2 भी सही है, यानी आईएनसी ने, इंडियन नेशनल कांग्रेस ने युद्ध में अंग्रेजों का समर्थन इस आधार पर किया कि भारत ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा था और एक अस्पष्ट धारणा थी। तो ये इसके हिसाब से ऑप्शन 1 जो है सही है। ऑप्शन 2 की बात करें तो हालांकि आईएनसी फांसीवाद, नाजीवाद और साम्राज्यवाद के प्रति अत्यधिक शत्रुतापूर्ण था, लेकिन यदि स्वतंत्र भारत के राजनीतिक ढांचे के भविष्य को निर्धारित करने के लिए एक संविधान सभा बुलाई गई थी तो उसने युद्ध में सहयोग करने की पेशकश की थी। ठीक है, तो इस प्रकार दोनों ऑप्शन जो है 1 और 2 उनका एक्सप्लेनेशन हो गया, उसके आधार पर 1 और 2 दोनों सही है। ऑप्शन 3 की बात करें तो ऑप्शन 3 भी सही, यानी केंद्र में एक जिम्मेदार सरकार की स्थापना होनी चाहिए, इसकी भी पेशकश की गई थी। लेकिन जो तत्कालीन ब्रिटिश वायसराय थे, जिन्हें लिन लिथगो के नाम से जानता है, वो
कांग्रेस द्वारा दिए गए तर्कों के बावजूद इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया गया था कि युद्ध के लिए जनमत जीतने के लिए मांगे आवश्यक हैं। तो इस प्रकार देखेंगे इसमें 1, 2, 3 सही है, यानी ऑप्शन डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 23 की बात करते हैं। 23 में क्या पूछा है? भारत सरकार अधिनियम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा कथन सही? ऑप्शन 1, भारत सरकार अधिनियम 1930 की साइमन कमीशन रिपोर्ट पर आधारित था। ऑप्शन 2, बंगाल के गवर्नर को अधिनियम के तहत अवशिष्ट शक्तियां निहित थी। ऑप्शन 3, भारत हिंदू महासभा के साथ कांग्रेस ने भारत सरकार अधिनियम 1935 को खारिज कर दिया था। तो आपको बताना है भारत सरकार अधिनियम 1935 के संदर्भ में इसमें जो है आपको इन तीनों कथनों में से बताना कौन सा कथन सही है। ठीक है, तो ध्यान रखना है, इसमें पूछा है भारत सरकार अधिनियम, यहाँ पर 1935 नहीं लिखा है, तो ये 1935 के संदर्भ में आपको इन तीनों कथनों में से बताना कौन सा कथन सही है। ऑप्शन 1 की बात करें तो ऑप्शन 1 सही है, यानी भारत सरकार अधिनियम 1930 की साइमन कमीशन की रिपोर्ट पर आधारित था। ऑप्शन 2 की बात करें तो ऑप्शन 2 जो है गलत है, यानी आरक्षित विषयों को गवर्नर जनरल द्वारा उनके द्वारा नियुक्त 3 पार्षदों की सहायता से नियंत्रित किया जाता था, जो विधायिका के प्रति उत्तरदायी नहीं थे। विषयों में रक्षा, विदेश मामले, प्रेस, पुलिस, कराधान आदि शामिल थे, और ट्रांसफर सब्जेक्ट को गवर्नर जनरल द्वारा अपनी मंत्रिपरिषद के साथ प्रशासित किया गया था। ठीक है, अवशिष्ट अधिकार वायसराय को दिए गए थे। तो इस प्रकार देखेंगे ऑप्शन 2 गलत है। ऑप्शन 3 की बात करें, ऑप्शन 3 भी गलत है, यानी कांग्रेस ने सॉरी, यानी ऑप्शन 3 की बात करें क्यों गलत है? कांग्रेस ने सर्वसम्मत से 1935 के भारत सरकार अधिनियम को खारिज कर दिया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने इसे एक गुलाम संविधान कहा, जिसने भारत के आर्थिक बंधन को मजबूत करने और बनाए रखने का प्रयास किया। तो इस प्रकार देखेंगे इसमें जो ऑप्शन 1, 3 की बात की कि हिंदू महासभा के साथ कांग्रेस के भारत सरकार अधिनियम 1935 को खारिज कर दिया, तो हिंदू महासभा ने अधिनियम के बारे में सकारात्मक दृष्टिकोण लिया और खुद को अधिनियम के पक्ष में घोषित किया, वो खारिज नहीं किया था। ठीक है, तो इस प्रकार इसमें एक ऑप्शन सही है, बाकी 2 और 3 गलत है, यानी ऑप्शन ए जो होगा वो सही होगा। क्वेश्चन नंबर 24 की बात करें, परिषद प्रविष्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन 1, जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस परिषद के प्रविष्ट के विरोधी थे। ठीक है, प्रविष्ट का मतलब एंट्री होता है, काउंसिल की एंट्री। ठीक है। ऑप्शन 2, वामपंथी परिषद में प्रवेश के पक्ष में थे, क्योंकि वे प्रशासन के कामकाज को अंदर से बाधित करना चाहते थे। तो आपको बताना है इन दोनों कथनों में से कौन सा कथन सही है, यानी विद द रेफरेंस ऑफ द काउंसिल एंट्री कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ठीक है। ऑप्शन 1, जवाहरलाल नेहरू एंड सुभाष चंद्र बोस वेर अपोज टू द काउंसिल एंट्री। ऑप्शन 2, the leftists were in favor of the council entry as they wanted to obstruct the working of the administration from inside। ठीक है, आपको करेक्ट जो है स्टेटमेंट बताना है, तो मैंने दोनों पढ़ दिया, इंग्लिश और हिंदी, ताकि आपको कन्फ्यूजन ना रहे। तो आप बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन सही है। चलिए ऑप्शन 1 को देखते हैं। सबसे पहले, जवाहरलाल नेहरू सुभाष चंद्र बोस परिषद में प्रवेश करने के विरोधी थे। क्यों? क्योंकि उन्हें लगा कि संवैधानिक कार्य, आंदोलन का क्रांतिकारी चरित्र छीन लिया जाएगा या भारत सरकार अधिनियम 1935 को अस्वीकृत को भी नकार देगा। उनका मानना था कि परिषद में प्रवेश से जनता का ध्यान राजनीतिक संघर्ष से हट जाएगा। तो इस प्रकार देखेंगे इसमें ऑप्शन 1 भी सही है। ऑप्शन 2 की बात करें तो वामपंथी परिषद में प्रवेश के पक्ष में थे, ये जो इसमें कारण बताया गया है ये बात भी सही है। तो इस प्रकार देखेंगे इसमें ऑप्शन सी जो है वो सही है। क्वेश्चन नंबर 25 को देखते हैं। 1937 में कांग्रेस के फैजपुर अधिवेशन के बारे में कौन सा कथन जो है गलत है। ऑप्शन 1, 1937 में फैजपुर अधिवेशन एक गांव में होने वाला कांग्रेस का पहला अधिवेशन था। ऑप्शन 2, कांग्रेस ने फैजपुर अधिवेशन में चुनाव में भाग न लेने का निर्णय लिया। ऑप्शन 3, MK गांधी यानी मोहनदास करमचंद गांधी कांग्रेस के फैजपुर अधिवेशन के अध्यक्ष थे। तो आपको बताना है कि
1937 में कांग्रेस का जो फैजपुर अधिवेशन था, इन तीनों में से कौन सा ऑप्शन गलत है? अगर ऑप्शन एक की बात करें तो ऑप्शन एक बिल्कुल सही है कि 1937 में कांग्रेस का फैजपुर अधिवेशन एक गांव में होने वाला कांग्रेस का पहला अधिवेशन था। ठीक है, और कुल मिलाकर जो है जब से कांग्रेस बना है तब से लेकर ये 1937 की बात करें तो ये 50वां अधिवेशन था। ठीक है, ऑप्शन दो की बात करें तो ऑप्शन दो जो है गलत है, यानी अखिल भारतीय किसान सभा का गठन अप्रैल 1936 में लखनऊ के स्वामी सहजानंद की अध्यक्षता और एन जी रंगा के महासचिव के रूप में नियुक्त किया गया था। ठीक है, किसान सभा ने 1937 में फैजपुर कांग्रेस सत्र के साथ अपना दूसरा सत्र आयोजित किया। कांग्रेस ने फैजपुर सत्र में चुनाव में भाग लेने और चुनाव के बाद पद की स्वीकृति के निर्णय को स्थगित करने का भी फैसला लिया था। इस प्रकार ऑप्शन दो गलत है। ऑप्शन तीन की बात करें, ऑप्शन तीन भी गलत है, यानी फैजपुर अधिवेशन कांग्रेस के लिए महत्वपूर्ण था, जिसमें किसानों के कल्याण की मांग उठती रही और उनके लिए संघर्ष करती रही। और फैजपुर जो अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता जो है जवाहरलाल नेहरू ने की थी। तो इस प्रकार इसमें दो और तीन गलत है, यानी ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 26 की बात करते हैं। 26 में क्या पूछा है? भारत सरकार अधिनियम 1935 के संदर्भ निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा कथन सही? ऑप्शन एक, भारत में 1935 के अधिनियम के तहत चुनाव होने थे। ऑप्शन दो, भारत सरकार अधिनियम 1935 कारण कुछ प्रांतों का पुनर्गठन हुआ। ऑप्शन तीन, इस अधिनियम ने संघीय न्यायालय का निर्माण में मदद की। आपको बताना है कि भारत सरकार अधिनियम 1935 के संदर्भ में इन तीनों में से कौन सा कथन जो है सही है। तो बताइए कौन सा कथन सही है। अगर ऑप्शन एक की बात करें तो ऑप्शन एक जो है सही है। ठीक है, यानी भारत में 1935 के अधिनियम के तहत चुनाव होने थे। इसी अधिनियम के द्वारा भारत में प्रत्यक्ष चुनाव की शुरुआत हुई थी और इसी अधिनियम द्वारा जो है अनिवार्य रूप से 1936-37 की सर्दियों में ब्रिटिश भारत के प्रांतीय चुनाव हुए थे। 11 प्रांतों में चुनाव हुए थे। मद्रास, मध्य प्रांत, बिहार, उड़ीसा, संयुक्त प्रांत, बॉम्बे प्रेसिडेंसी, असम और इसके अलावा बंगाल, पंजाब, सिंध। ठीक है, तो इस प्रकार ऑप्शन एक जो है वो सही है। ऑप्शन दो की बात करें, ऑप्शन दो भी सही है, यानी अधिनियम के कारण प्रांतों का आंशिक पुनर्गठन हुआ। सिंध को बॉम्बे से अलग कर दिया गया और बिहार और उड़ीसा को उड़ीसा से अलग करके प्रांत में विभाजित कर दिया गया। बर्मा को भारत से पूरी तरह अलग कर दिया गया। अदन को भी भारत से अलग कर दिया गया और एक अलग उपनिवेश बस्ती के रूप में स्थापित किया गया। तो ऑप्शन दो सही है, ऑप्शन तीन भी सही है। ठीक है, यानी इसी अधिनियम द्वारा 1935 के संघीय न्यायालय के निर्माण में मदद की थी, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश होना था और 6 न्यायाधीश से अधिक नहीं था। तो इस प्रकार देखेंगे इसमें ऑप्शन डी जो है वो सही है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की। 27 में क्या पूछा है? निम्नलिखित कथनों में विचार कीजिए, कौन सा कथन सही? ऑप्शन एक, बेलगाम कांग्रेस अधिवेशन ने योजना आयोग के विचार को पेश किया। ऑप्शन दो, पीरपुर समिति के विवरण का इस्तेमाल भारत के विभाजन को सही ठहराने के लिए किया गया था। तो आपको बताना है इसमें कौन सा कथन जो है सही है। चलिए ऑप्शन एक की बात करें तो ऑप्शन एक जो है वो गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बैठक 19 से 22 फरवरी 1938 के दौरान सुभाष चंद्र बोस की अध्यक्षता में हरिपुरा में हुई थी। 1938 में हरिपुरा कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष चुने गए थे सुभाष चंद्र बोस। हरिपुरा सत्र ने योजना आयोग के विचार को पेश किया था। तो इस प्रकार जो है बेलगाम कांग्रेस अधिवेशन नहीं, हरिपुरा की बात कर रहा है। ऑप्शन दो की बात करें, ऑप्शन दो सही है, यानी मुस्लिम लीग द्वारा लाई गई 1938 की पीरपुर रिपोर्ट में कांग्रेस शासित प्रांतों में मुसलमानों द्वारा झेले जाने वाले विभिन्न अत्याचारों को सूचीबद्ध किया गया था। इसने उनमें हिंदू समर्थक रुख और मुस्लिम विरोधी पूर्वाग्रह पेश करने की कोशिश की थी। ठीक है, तो इस प्रकार जो है पीरपुर समिति के विवरण का इस्तेमाल भारत के विभाजन को सही ठहराने के लिए किया गया था। तो इसमें ऑप्शन दो है वो सही है। एक सेकंड,
चलिए क्वेश्चन नंबर 28 की बात करते हैं। 28 में क्या पूछा है? 28 में पूछा है सविनय अवज्ञा आंदोलन के बाद के चरण संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन 1, 1937 के प्रांतीय चुनाव में कांग्रेस के सभी प्रांतों में बहुमत मिला। ऑप्शन 2, कांग्रेस मंत्रालयों के अंतर्गत प्रेस पर प्रतिबंध रोक हटा दिए गए। ऑप्शन 3, कांग्रेस मंत्रालयों ने प्रमुख कृषि सुधार किए। तो आपको बताना है सविनय अवज्ञा आंदोलन के बाद के चरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है, कौन सा कथन इसमें सही है। तो चलिए देख लेते हैं कौन सा कथन सही है। अगर 28 की बात करें, उसमें ऑप्शन 1 की बात करें, सविनय अवज्ञा आंदोलन के बाद के चरण के संदर्भ में बात करें, तो ऑप्शन 1 गलत है। जैसा कि मैंने पहले बताया कि चुनाव 11 प्रांतों में मद्रास, मध्य प्रांत, बिहार, उड़ीसा, संयुक्त प्रांत, बॉम्बे, सूबा, असम, ठीक है, बंगाल, पंजाब, सिंध में हुए थे। और इसमें कांग्रेस ने एक शानदार जीत में लगभग 1500 सीटों में से 758 पर जीत हासिल की थी। बंगाल, असम, सिंध और NWFP को छोड़कर 7 प्रांत की सरकार बनाई गई थी। तो इस प्रकार इसमें लिखा है 1937 के प्रांतीय चुनाव में कांग्रेस को सभी प्रांतों में बहुमत मिला था, ये बात गलत है। ऑप्शन 2 की बात करें, ऑप्शन 2 सही है। सरकार ने 28 महीनों के दौरान कांग्रेस के मंत्रालयों ने कई नागरिक स्वतंत्रता पर अंकुश लगाने के लिए पहल की, जैसे आपातकालीन शक्तियों के संबंधित कानूनों को निरस्त कर दिया गया, प्रेस पर प्रतिबंध और रोक, कुछ किताबें, समाचार पत्र को अवैध संगठनों से हटा दिया गया। तो इस प्रकार इसमें ऑप्शन 2 सही है। ऑप्शन 3 की बात करें, ऑप्शन 3 भी सही, यानी कांग्रेस मंत्रालयों को ने प्रमुख कृषि सुधार किए। तो इस प्रकार इसमें 2 और 3 सही, यानी ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर 29 की बात करते हैं। 29 में क्या पूछा है? अगस्त प्रस्ताव और क्रिस प्रस्ताव के बीच अंतर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा कथन गलत है। ऑप्शन 1, अगस्त प्रस्ताव ने भारत को अधिराज्य यानी डोमिनियन स्टेट का दर्जा प्रदान करने का प्रस्ताव रखा, जबकि क्रिप्स प्रस्ताव ने पूर्ण स्वतंत्रता का प्रावधान था। ऑप्शन 2, अगस्त प्रस्ताव में निहित था कि मुख्य रूप से भारतीय संविधान का फैसला करेंगे, जबकि क्रिप्स मिशन में प्रस्ताव ने संविधान को पूरी तरह से भारतीयों लोगों से बनाने की बात की थी। तो आपको बताना है कि इसमें कौन सा ऑप्शन जो है दोनों में से गलत है, अगस्त प्रस्ताव और क्रिप्स प्रस्ताव के बीच अंतर को लेकर। चलिए सबसे पहले ऑप्शन 1 की बात करें, तो ऑप्शन 1 जो है गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि अगस्त प्रस्ताव जो था, तो लिथगो ने द्वितीय विश्व युद्ध में भारत के सहयोग प्राप्त करने के उद्देश्य से अगस्त प्रस्ताव 1940 की घोषणा की थी। इसमें क्या क्या शामिल था? इसमें भारत को डोमिनियन स्टेट का दर्जा प्रदान करना, वायसराय की कार्यकारी परिषद में विस्तार जिसमें अधिकांश भारतीय होंगे, युद्ध के बाद एक संविधान सभा की स्थापना जहां मुख्य रूप से भारतीय संविधान का फैसला करेंगे, और इसमें अल्पसंख्यकों को सहमत के बिना भविष्य की कोई संविधान नहीं अपनाया जाएगा। अब वहीं क्रिप्स मिशन की बात करें, तो क्रिप्स मिशन मार्च 1942 में आया था, अगस्त वाला 1940 में, ठीक है। तो इसमें स्टैटफोर्ड क्रिप्स की अध्यक्षता में एक मिशन को दूसरे महायुद्ध के लिए भारतीय समर्थन प्राप्त करने के लिए संवैधानिक प्रस्ताव के साथ भारत भेजा गया था। इसमें मुख्य विषय क्या थे? इसमें भी डोमिनियन स्टेट का दर्जा की बात की गई थी। युद्ध की समाप्ति के बाद नया संविधान बनाने के लिए संविधान सभा जो केवल भारतीयों से बनी होगी, ठीक है, और ब्रिटिश सरकार नए संविधान को 2 शर्तों के अधीन स्वीकार करेगी, यानी कोई भी प्रांत जो संघ में शामिल नहीं होना चाहता उसका एक अलग संविधान हो सकता है और अलग संघ बना सकता है। दूसरा क्या था? नया संविधान बनाने वाला निकाय और ब्रिटिश सरकार सत्ता के हस्तांतरण को प्रभावित करने और नस्ली धार्मिक अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के लिए एक संधि पर बातचीत होगी। तो ये आपको पूरी व्याख्या हमने बता दी, कहीं से कुछ ढूंढने की जरूरत नहीं है। तो इस आधार पर देखेंगे ऑप्शन 1 जो है गलत है, ठीक है। ऑप्शन 2 की बात करें, ऑप्शन 2 जो है वो सही है, यानी ऑप्शन ए जो है वो सही है। क्वेश्चन नंबर 30 की बात करें, 30 में क्या पूछा है? वर्धा 1939 में CWC की बैठक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा कथन सही? ऑप्शन 1, गांधी ने सहयोगी शक्तियों के बिना शर्त समर्थन देने की वकालत की, जबकि सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू इसके खिलाफ थे। ऑप्शन 2, CWC एक प्रस्ताव पारित किया जिसमें कहा गया कि भारत
युद्ध का पक्षधर नहीं हो सकता और कांग्रेस युद्ध का समर्थन नहीं है। ऑप्शन 3, ब्रिटिश सरकार ने युद्ध के दौरान भारत के समर्थन प्राप्त करने के लिए भारत सरकार ने 1935 पर विचार करने की पेशकश की। तो आपको बताना है कौन सा ऑप्शन सही है, किसके संदर्भ में। वर्धा 1939 में CWC की जो बैठक हुई थी, कांग्रेस वर्किंग कमेटी की जो बैठक हुई थी 1939 में। ऑप्शन 1 की बात करें तो ऑप्शन 1 बिल्कुल सही है, यानी गांधी ने सहयोगी शक्तियों के बिना शर्त समर्थन देने की वकालत की, जबकि सुभाष चंद्र बोस जवाहरलाल नेहरू इसके खिलाफ थे। ऑप्शन 2 की बात करें, ऑप्शन 2 भी सही है, यानी CWC ने एक प्रस्ताव पारित किया जिसमें कहा कि भारत युद्ध का पक्षधर नहीं हो सकता और कांग्रेस युद्ध का समर्थन नहीं करेगी। इसके अलावा ऑप्शन 3 की बात करें, ऑप्शन 3 भी सही है। अब इसके पहले मैंने बताया था कि लिथगो जो है, लिन लिथगो के तहत भारत में ब्रिटिश सरकार के नकारात्मक प्रतिक्रिया दी। उन्होंने वास्तव में कांग्रेस के खिलाफ मुस्लिम लीग और राजकुमारी का इस्तेमाल करने की कोशिश और निम्नलिखित कदम उठाए, ठीक है, जिसमें ये भारत सरकार अधिनियम 1935 पर विचार करने की पेशकश भी की गई थी, इसमें भी ये शामिल था। तो इस प्रकार इसमें 1, 2, 3 सही है, यानी ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 31 की बात करें, इस्तीफे से पहले प्रांतों में कांग्रेस मंत्रालयों की उपलब्धियां निम्नलिखित में से कौन सी रही हैं। ऑप्शन 1, राजनीतिक बंदियों को रिहा किया गया। ऑप्शन 2, प्रारंभिक शिक्षा का विकास। ऑप्शन 3, खेतिहर मजदूरों को कर्ज से मुक्ति। ऑप्शन 4, किसानों के लाभ के लिए काश्तकारी कानून पारित करना। तो इसमें बताना है कौन सा कथन सही है। तो प्रांतों में कांग्रेस ने अपने कार्यकाल के दौरान एक प्रशंसनीय कार्य किया। कुछ महत्वपूर्ण रचनात्मक कार्य इस प्रकार, जैसे ऑप्शन 1 की बात करें तो उसमें राजनीतिक बंदियों को रिहा कर दिया गया, उनकी संपत्तियों को बहाल कर दिया गया। और इसके अलावा अगर 2 की बात करें तो पद ग्रहण करने के तुरंत बाद उन्होंने प्रारंभिक शिक्षा, औद्योगिक मजदूरी, कुटीर उद्योग, हरिजनों का उत्थान सवालों से निपटना शुरू कर दिया। तो इस प्रकार देखेंगे इसमें ऑप्शन 2, 1 और 2 दोनों सही है। ऑप्शन 3 की बात करें, ऑप्शन 3 जो है सही नहीं, यानी उन्होंने किसानों को कर्ज से मुक्त दिलाई, लेकिन इनमें से अधिकांश लाभ वैधानिक और अधिभोगी किराएदार के पास गए, जबकि उप किराएदार को उपरोक्त परिवर्तन के ज़्यादा लाभ नहीं हुआ तथा लामबंद न होने से खेतिहर मजदूरों को कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तो इस प्रकार 3 नहीं सही, 4 सही है, ठीक है, यानी 1, 2, 4 जो है वो ऑप्शन सही है, यानी ऑप्शन 1। क्वेश्चन नंबर 32 की बात करें, 32 में क्या पूछा है, निम्नलिखित महत्वपूर्ण घटनाओं को उनके घटित होने के अनुसार सही कालक्रम में व्यवस्थित करें। ऑप्शन 1, प्रांतों में कांग्रेस सरकारों को छोड़ने का आह्वान। ऑप्शन 1, लिन लिथगो का कथन, युद्ध के बाद वेस्टमिनिस्टर किस्म की डोमिनियन स्थिति भारत में ब्रिटिश नीति का लक्ष्य है। ऑप्शन 3, कांग्रेस का रामगढ़ अधिवेशन। ऑप्शन 4, पाकिस्तान संकल्प। ऑप्शन 5, अगस्त प्रस्ताव। अभी मैंने बताया अगस्त प्रस्ताव कब आया था, तो अगस्त प्रस्ताव 1940 में आया था और किसके द्वारा, लिन लिथगो सरकार द्वारा लाया गया था। और इसके अलावा 23 अक्टूबर 1939 को CWC की बैठक हुई थी, उसमें जो है प्रस्ताव पारित किया गया था, ठीक है, कि प्रांतों से कांग्रेस सरकारों को छोड़ने का आह्वान किया गया था। और लिथ कथन की बात करें, युद्ध के बाद वेस्टमिनिस्टर किस्म की डोमिनेशन भारत ब्रिटिश नीति का लक्ष्य होगी, तो ये 1940 में जो है लिन लिथगो ने कहा था। 18 से 21 मार्च 1940 के रामगढ़ अधिवेशन में कांग्रेस ने एक प्रस्ताव पारित किया कि कांग्रेस संगठन में पर्याप्त रूप से फिट माने जाने के बाद कांग्रेस सविनय अवज्ञा आंदोलन का सहारा लेगी। तो इस प्रकार जो है ये रामगढ़ अधिवेशन की बात करें तो 18 से 21 मार्च 1940। मुस्लिम लीग की पाकिस्तान का संकल्प की बात करें तो ये 1940 में हुआ, लेकिन अगर डेट की बात करें तो 22 से 24 मार्च के बीच हुआ। तो कुल मिलाकर इसमें देखेंगे ऑप्शन ए जो है वो सही है। 1, 2, 3, 4, 5। क्वेश्चन नंबर 33 की बात करते हैं, अगस्त प्रस्ताव में निम्नलिखित में किस प्रस्ताव का उल्लेख किया गया था। ऑप्शन 1, युद्ध के बाद वायसराय की कार्यकारी परिषद का विस्तार। ऑप्शन 2, भारतीय सदस्यों सहित एक सलाहकार निकाय की स्थापना की जाएगी। ऑप्शन 3, संविधान के सिद्धांतों के रूपरेखा को तैयार किया जाएगा। तो इसमें बताना कौन सा कथन सही है अगस्त प्रस्ताव के संबंध में।
ऑप्शन एक की बात करें, ऑप्शन एक जो है गलत है, यानी इसने अगस्त प्रस्ताव ने भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल करते हुए वायसराय की कार्यकारी परिषद को तत्काल विस्तार का आह्वान किया था। युद्ध की बात नहीं, तत्काल बात की थी इसमें, ठीक है। तो इस प्रकार ऑप्शन एक गलत हो जाएगा। ऑप्शन दो की बात करें, ऑप्शन दो सही है, यानी ब्रिटिश भारत और भारतीय रियासतों के सदस्यों के साथ एक सलाहकार निकाय की स्थापना की गई, जिसके परिणामी अंतराल का मिलना था, ठीक है। तो इस प्रकार ऑप्शन दो सही। ऑप्शन तीन की बात करें, ऑप्शन तीन भी सही, यानी संविधान के सिद्धांतों को और रूपरेखा तैयार करना, ये भी अगस्त प्रस्ताव में मेंशन था। तो इस प्रकार देखेंगे इसमें दो और तीन सही, यानी ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 34 की बात करें, 34 में क्या पूछा है, क्रिप्स प्रस्ताव अतीत में पेश किए गए प्रस्ताव के किन पहलुओं से भिन्न थे। ऑप्शन एक, संविधान का निर्माण केवल भारतीयों द्वारा किया जाना था। ऑप्शन दो, किसी भी प्रांत के लिए अलग संविधान का प्रावधान। अभी मैंने क्रिप्स प्रस्ताव और अगस्त प्रस्ताव पर तुलना की थी, इसके बारे में बताया था। आपको अगर ध्यान होगा तो तुरंत आप इस आंसर को सही कर ले जाएंगे। तो क्रिप्स प्रस्ताव में ही संविधान का निर्माण केवल भारतीयों द्वारा पेश किया जाना था, ये बात बिल्कुल सही है। और क्रिप्स प्रस्ताव में ही किसी भी प्रांत के लिए अलग संविधान सभा का प्रावधान किया गया था, ठीक है। यानी अलग संविधान सभा का प्रस्ताव, मानी अगर कोई प्रांत नहीं शामिल होना चाहता है तो वैकल्पिक तौर पर उनके लिए जो है विकल्प मौजूद होगा अलग संविधान सभा के गठन का। तो इस प्रकार देखेंगे इसमें ऑप्शन सी जो है वो सही है। क्वेश्चन नंबर 35 की बात करें, निम्नलिखित में कौन सी कांग्रेस द्वारा की गई आपत्तियां थी जिनके कारण क्रिप्स मिशन विफल हो गया। सही उत्तर आपका बताना। ऑप्शन एक, डोमिनियन स्टेट प्रस्ताव। ऑप्शन दो, प्रत्याशियों द्वारा प्रतिनिधित्व चुनाव द्वारा नहीं। ऑप्शन तीन, वास्तविक शक्ति और जिम्मेदारी का हस्तांतरण। ऑप्शन चार, संविधान सभा का निर्माण और संघ में प्रांतों का परिग्रहण, यानी क्रिएशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूट असेंबली एंड द एसेशन प्रोड्यूसर ऑफ प्रोविंस टू द यूनियन। तो इसमें बताना कौन सा कथन सही है। निम्नलिखित कथनों में कौन सी कांग्रेस द्वारा की गई आपत्तियां थी जिनके कारण क्रिप्स मिशन विफल हो गया। तो इसमें आपत्तियों की बात करें तो इसमें जो कांग्रेस का आधार था, पूर्ण स्वतंत्रता के प्रावधान के बजाय डोमिनियन स्टेट्स का प्रस्ताव, इस आधार पर कांग्रेस ने इसको अस्वीकार कर दिया था। तो ऑप्शन एक जो है सही है। ऑप्शन दो की बात करें, ऑप्शन दो भी सही है, यानी प्रत्याशी द्वारा प्रतिनिधित्व और चुनाव द्वारा नहीं, इस आधार पर भी रिजेक्ट कर दिया गया था। ऑप्शन तीन की बात करें तो ऑप्शन तीन भी कांग्रेस ने इसी आधार पर जो है इसको रिजेक्ट किया गया था, वास्तविक शक्ति और जिम्मेदारी का हस्तांतरण की बात जो की गई थी। ऑप्शन चार की बात करें, ऑप्शन चार गलत है, यानी ये आधार नहीं था कि संविधान सभा का निर्माण और संघ में प्रांतों का परिग्रहण की बात, जो प्रक्रिया की बात की उसके आधार पर नहीं, इन तीनों के आधार पर जो है कांग्रेस ने विरोध किया था। तो इस प्रकार देखेंगे इसमें जो है ऑप्शन ए जो है वो सही है। क्वेश्चन नंबर 36 की बात करें, निम्नलिखित को ध्यान में रखते हुए कौन सा कथन सही है। ऑप्शन एक, असहयोग और सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान स्वराज शब्द के अलग अलग अर्थ थे। ऑप्शन दो, सविनय अवज्ञा आंदोलन के मुकाबले असहयोग आंदोलन बहुत पहुंच उनकी व्यापक थी। तो आपको बताना है कौन सा कथन सही है। असहयोग और सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान स्वराज शब्द के अलग अलग अर्थ थे, क्या ये बात सही है। तो चलिए देखते हैं। असहयोग आंदोलन और सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान स्वराज शब्द के अलग अलग अर्थ थे, यानी सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान पूर्ण स्वतंत्रता था, जो 1929 में लाहौर सत्र में उल्लेखित था। हालांकि असहयोग आंदोलन के दौरान स्वराज का अर्थ ब्रिटेन के शासन के तहत स्वशासन था। तो इस प्रकार ऑप्शन एक जो है सही है। ऑप्शन दो की बात करें, ऑप्शन दो गलत है, यानी असहयोग आंदोलन की तुलना में सविनय अवज्ञा आंदोलन की पहुंच व्यापक थी, इसमें उल्टा लिखा है। इस प्रकार इसमें ऑप्शन ए जो है वो सही है। क्वेश्चन नंबर 37 की बात करते हैं। आंदोलन दिया गया है, वापसी का तत्काल कारण, असहयोग आंदोलन चौरी चौरा की घटना, सविनय अवज्ञा आंदोलन पुनः समझौता, स्वदेशी आंदोलन घोषणा जो स्वदेशी आंदोलन बंगाल विभाजन की घोषणा। तो आपको बताना है कि इसमें जो है आंदोलनों के वापस लेने का जो तीन कारण दिए गए हैं और तीन आंदोलन की बात की गई है, उनमें कौन कौन से सही मिलान किए गए हैं। अगर असहयोग आंदोलन की बात करें तो तत्कालिक कारण क्या था, चौरी चौरे की घटना जो है घटित हुई थी,
गोरखपुर उत्तर प्रदेश में हिंसात्मक घटना हुई थी, उसके कारण वापस ले लिया गया। ऑप्शन 2 की बात करें तो 1931 में गांधी इरविन समझौता सविनय अवज्ञा आंदोलन को वापस लेने का कारण था। ठीक है। और पूना समझौता जो हुआ था, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के बीच पूना समझौते पर हस्ताक्षर किए गए और गांधी ने केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों में दलित वर्गों के सदस्य के लिए आरक्षण को बढ़ा दिया। तो सीधे सीधे संबंध इसका किससे था? गांधी इरविन पैक्ट से था, जो 1931 में हुआ। इस प्रकार ऑप्शन 2 गलत है। ऑप्शन 3 की बात करें, ऑप्शन 3 भी गलत है। यानी स्वदेशी आंदोलन कई कारणों से समाप्त हुआ, जैसे भयंकर सरकारी दमन, एकजुट नेतृत्व की कमी, 1907 के कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में उग्रवादी और उदारवादियों के बीच मतभेद का कारण। ठीक है, तो इस प्रकार इसमें ऑप्शन ए जो है वो सही है। क्वेश्चन नंबर 38 की बात करें, 38 में क्या पूछा है? असहयोग आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा कथन जो है इसमें गलत है? ऑप्शन ए, कांग्रेस ने मोहल्ला स्तर पर अपनी पहुंच बढ़ाई। ऑप्शन 2, इसमें सरकारी कर्मचारियों को सेवा के सामूहिक त्यागपत्र शामिल थे। ऑप्शन 3, इसने मुसलमानों के धर्मनिरपेक्ष चेतना जगाई। तो आपको बताना असहयोग आंदोलन के संदर्भ में इन तीनों में से कौन सा कथन गलत है। अगर ऑप्शन 1 की बात करें तो ऑप्शन 1 जो है बिल्कुल सही है। 1920 के कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में कांग्रेस में संगठनात्मक परिवर्तन हुए। कांग्रेस का नेतृत्व के लिए 15 सदस्यों की एक कांग्रेस कार्य समिति की गठन किया गया। प्रांतीय कांग्रेस कमेटी भाषा के आधार पर गठित की गई। वार्ड कांग्रेस कमेटी की गठन किया गया और इस प्रकार कांग्रेस की पहुंच वार्ड स्तर तक जो है यानी मोहल्ला स्तर तक अपनी पहुंच बढ़ाई। ऑप्शन 2 की बात करें, ऑप्शन 2 गलत है। यानी आंदोलन के दूसरे चरण में सविनय अवज्ञा शामिल था। इसमें सरकारी नौकरियों से इस्तीफा था, इसलिए सार्वजनिक सेवा के सामूहिक इस्तीफे नहीं दिखा गया, क्योंकि आंदोलन बहुत पहले ही वापस ले लिया गया था। इस प्रकार ऑप्शन 2 गलत है। ऑप्शन 3 की बात करें, ऑप्शन 3 भी गलत है। यानी आंदोलन एक तरह से मुसलमानों में धर्मनिरपेक्ष चेतना जगाने में विफल रहा। मुसलमान औपनिवेशिक शासन और उसकी नीतियों के खिलाफ आंदोलन में शामिल हुए, फिर भी यह उनमें एक धर्मनिरपेक्ष चेतना जगाने में विफल रहा, जो स्वतंत्रता संग्राम के बाद के चरणों में स्पष्ट हुआ। तो इस प्रकार इसमें 2 और 3 जो है इसके हिसाब से गलत है। क्वेश्चन नंबर 39 की बात करते हैं। 39 में क्या पूछा है? निम्नलिखित कथनों पर विचार किए, कौन सा कथन जो है सही है? ऑप्शन 1, लाला लाजपत राय ने उस कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की जिसने असहयोग आंदोलन को मंजूरी दी। ऑप्शन 2, मदन मोहन मालवीय ने हिंदू मुस्लिम एकता के लिए खिलाफत आंदोलन का समर्थन किया। आपको बताना इन दोनों कथनों में से कौन सा कथन सही है। ऑप्शन 1 की बात करें तो ऑप्शन 1 बिल्कुल सही है। कलकत्ता एक विशेष सत्र बुलाया गया था कलकत्ता में 1920 में, और कांग्रेस ने असहयोग कार्यक्रम को मंजूरी दी जब तक कि पंजाब और खिलाफत गलतियों को हटा नहीं दिया जा गया और स्वराज की स्थापना नहीं हुई। बैठक की अध्यक्षता लाला लाजपत राय ने की थी। तो इस प्रकार जो है इसमें ऑप्शन 1 जो है सही। ऑप्शन 2 की बात करें, ऑप्शन 2 भी जो है 2 गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि मदन मोहन मालवीय गांधी के खिलाफत आंदोलन के समर्थन में विरोधी थे। वह 1916 में एनी बेसेंट सुंदरलाल के साथ बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक थे। उन्होंने 1918 में दिल्ली में कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। तो इस प्रकार इसमें ऑप्शन 2 जो है गलत है, ऑप्शन 1 जो है सही है। क्वेश्चन नंबर 40 की बात करें, मोपला विद्रोह के संदर्भ निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा कथन जो है सही है। ऑप्शन 1, मोपला विद्रोह को उसकी धर्मनिरपेक्ष प्रकृति के कारण असहयोग आंदोलन में मिला दिया गया था। ऑप्शन 2, मोपला सभाओं को असहयोग आंदोलन के नेताओं ने संबोधित किया। सॉरी। तो आपको बताना है कौन सा कथन इसमें सही है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कौन सा कथन सही है। सबसे पहले मोपला विद्रोह के बारे में आपको बता दें तो मोपला विद्रोह या मालाबार विद्रोह मालाबार क्षेत्र में मुस्लिम किसानों द्वारा हिंदू जमींदारों के खिलाफ निर्देशित किया गया था। इन काश्तकारों को उच्च लगान और निष्कर्षण के लिए उनकी शोषणकालीन नीतियों के कारण जमींदारों के हाथों नुकसान उठाना पड़ा। मोपला विद्रोह खिलाफत मुद्दे दोनों एक साथ सांप्रदायिकता के रंग जुड़े थे। ठीक है, तो इस प्रकार ऑप्शन 1 जो है वो गलत है। ऑप्शन 2 की बात करें, ऑप्शन 2 सही है। यानी मोपला सभाओं को महात्मा गांधी, शौकत अली, मौलाना आज़ाद आदि नेताओं ने संबोधित किया, जिन्होंने असहयोग आंदोलन का नेतृत्व भी किया। खिलाफत मुद्दे के साथ विद्रोह का विलय हो गया। हालांकि असहयोग आंदोलन के नेताओं की गिरफ्तारी के बाद मोपला नेतृत्व स्थानीय हाथों में चला गया और 1921 में 1921 में
विद्रोहियों को एक पुजारी नेता अली मुस्लियार को गिरफ्तार कर लिया गया था, तब विद्रोह हिंसक हो गया। तो इस प्रकार देखेंगे इसमें जो है ऑप्शन 2 वो है सही है। तो दोस्तों इस प्रकार हमारा 40 क्वेश्चन का टारगेट पूरा हुआ पार्ट 2 का। फुल लेंथ की टेस्ट सीरीज चल रही है, शाम को एक दिन सेक्शनल एक दिन फुल लेंथ की टेस्ट सीरीज, एग्ज़ाम होने तक टेस्ट सीरीज चलेगी। तो आप चैनल पर बने रहिए। अगर आपको चैनल पसंद आ रहा है चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, नोटिफिकेशन ऑन कर सकते हैं और कोशिश करते हैं मैक्सिमम आपको MCQ एग्ज़ाम तक सॉल्व करवा दें। आप अगर प्लेलिस्ट में जाके देखेंगे तो कम से कम 1500 से ऊपर जो है हम आपको क्वेश्चन जो है सॉल्व करवा चुके हैं। ठीक है, हर सब्जेक्ट ज्योग्राफी के कम से कम 15 टेस्ट जो है हो चुके हैं और इसको आप देख सकते हैं। इन्वायरमेंट के हो चुके हैं 10 टेस्ट, तो इन्वायरमेंट ज्योग्राफी पर्याप्त टेस्ट हो चुके हैं। आप उसको देखना तो आप देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट टेस्ट में।